नमस्कार चंडीगढ़, मेरा नाम नितिन विजय है और मैं मोशन का एमडी भी हूँ और शिक्षाविद भी हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हम बहुत खुशी का मौका है कि हम चंडीगढ़ शहर में अपना सेंटर लेके आ रहे हैं। आज हमारा सेमिनार भी है। मोशन जाना जाता है सिर्फ टॉप रैंक्स के लिए नहीं बल्कि सिलेक्शन के लिए भी। वही पेडागोजी जो हम कोटा में करते हैं। हर मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो एवरेज हो भले पढ़ने में, पर वो सिलेक्शन की अगर चाहत रखता है तो मोशन उसके लिए बेस्ट प्लेस होती है। ये हमारी हमेशा से विचारधारा रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी उसी प्रणाली से निकला हुआ हूँ। तो वही हम लेके आ रहे हैं। कस्टमाइज सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, एडेप्टिव सीपीएस मशीन्स लेके आ रहे हैं, होमवर्क एडेप्टिव सीपीएसएस, मशीन लर्निंग पे बेस, ये सब हम लेके आ रहे हैं। और जो कोटा की पेडागोजी है वो पूरी यहाँ पे रिप्लिकेट करेंगे। जितने भी बच्चे हैं जो मोशन परिवार के साथ जुड़ते हैं उनको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनको बेस्ट एजुकेटर्स दें, बेस्ट सिस्टम दें, क्योंकि वी बिलीव कि कस्टमाइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अगर क्लासरूम में जोड़ा जाए तो उससे बेहतर चांसेस नहीं होते सिलेक्शन के लिए। मुकुल जी, थोड़ा बताएंगे चंडीगढ़ सेंटर जो आपका खुलने जा रहा है तो उसका थोड़ा क्या कुछ है उसमें? बिल्कुल सर, चंडीगढ़ सेंटर जो हमारा ओपन हो रहा है वो सेक्टर 34 में है। SCO 107, 108, 109 में ग्राउंड फ्लोर पे हमारा भी ऑफिस सेटअप हो रहा है। फर्स्ट को वो ऑफिस सेटअप हो जाएगा पूरा का पूरा। आज हमारा सेंटर इनॉग्रेट हो गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग वहाँ पे हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे हमारे सेंटर हेड जो हैं, जो हमारे काउंसलर हेड है शहजाद सर, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। जो बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी वहाँ पे अवेलेबल है और मैं भी वहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग के लिए फुल टाइम अवेलेबल हूँ। मैं अपने बारे में भी आप सबको बता देता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर विद ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेट, UCL अप्रूव्ड। आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे एडमिशन ले, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस तरह से मैनेज टाइमिंग कर पाएंगे अपने बारे में, और आप कैसे मिल पाएंगे? सर एक्चुअली हमारे पास जो बैचेस चल रहे हैं, मॉर्निंग में ड्रॉपर्स बैच चल रहा है और इवनिंग में हमारे पास +1 +2 JEE और नीट और फाउंडेशन बैचेस हम कैटर कर रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई भी बच्चा ड्रॉप कर रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, तो हमारे साथ इवनिंग बैच ऑप्ट कर सकता है। नितिन जी, कुछ समय से पहले जब कोरोना के टाइम में कुछ लोगों की जॉब गई है, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो फीस की मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनको लेकर भी कुछ आपका है? उसके लिए हमारी बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं। आप मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दे सकते हैं और मोस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, उसे देखिए। एक हमारा लॉटरी प्रोग्राम भी आएगा जिसमें कुछ बच्चों को बिल्कुल फ्री भी पढ़ाया जाता है, उसमें भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। टेस्ट को अच्छे से देखिए, उसके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं पहले से उसको देखिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए। अगर आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से कोई आपको दिक्कत है तो तैयारी करके दीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बावजूद भी आप हमारे सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी अच्छे से अच्छी चीज़ हम कर पाएंगे वो हम जरूर करेंगे। नमस्कार, पधारे हुए सभी प्रबुद्ध मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पधारे, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं और आभार व्यक्त करते हैं मोशन परिवार की तरफ से। मैं अपना व्यक्तिगत परिचय से शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरा नाम नितिन विजय है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 18 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कोटा से ही हुई है, कोटा से मैं पला बड़ा। वहीं से मैंने अपनी IIT की तैयारी करी और उसके बाद IIT BHU से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। उसके बाद मैं निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जो मेरी व्यक्तिगत संस्थान है मोशन एजुकेशन, वो पिछले 16 वर्षों से इसी कार्य को कर रही है, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ और वहाँ पे MD की भूमिका भी निभा रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या अलग कर रहे हैं, शायद वो जानने में आप सभी की रुचि होगी, और हम कैसे अलग हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे नाम हैं जो पहले से हैं, हमसे पहले से भी थे, हमारे बाद में भी हैं। बहुत सारे नाम आए और चले भी गए। व्यक्तिगत रूप से हम क्या लाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी एक्सपर्टीज साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादा है। हम अपने आप को साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का ही एक्सपर्ट मानते हैं, जिसमें अगर अपन माने तो JEE का एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन, NTSC, IJSO, KVPY, डिफरेंट ओलंपियाड जो भी साइंस के होते हैं, ये 6th क्लास से लेकर 12th और 12th पास सभी बच्चों के लिए होते हैं। और हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कराते हैं, हम बोर्ड प्लस सिलेक्शन की तैयारी कराते हैं। दूसरी बात, हम कैसे अलग हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं क्योंकि खुद भी एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं और मेरा सौभाग्य था कि मेरा कोटा में जन्म हुआ, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला। पर शायद अगर ऐसा हो सकता था कि मैं कोटा का नहीं होता तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरे फादर मुझे कोटा पढ़ाने भेज पाते। पर सौभाग्य था कि मैं कोटा में मेरा जन्म हुआ। और कोटा आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी उसको शिक्षा की काशी कहा है। वहाँ की खुशबू में सिलेक्शन कह सकते हैं आप, एक इकोसिस्टम है। जाहिर सी बात है, खुशबू अब विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में अब पहुंच रही है। कोटा की पेडागोजी अलग है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी समस्याएं देखी, जो मुझे लगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के एवरेज बच्चे को, जाहिर सी बात है कई बार हम टॉपर बच्चे पे तो बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो मेरा व्यक्तिगत
अनुभव है और मुझे लगता है कि शायद हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो पाया है उसका कुछ अलग प्रारूप हम देख रहे हैं। अगर आप आज से 5000 वर्ष पूर्व देखेंगे तो आज से 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व जब गुरुकुल परिपाटी थी, हम सब लोग जानते हैं कि राजाओं के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, ये सब लोग गुरुकुल में जाया करते थे। और गुरुकुल में जाते थे, जो गुरु होता था उसे पता होता था कि ये बच्चा किस राजा का है, आने वाले समय में किस कर्तव्य को निभाएगा और उसकी क्या क्षमताएं हैं, वो कितना सक्षम है किसी भी चीज को लेकर। उसी के हिसाब से उसका अपन आज के शब्दों में, अंग्रेजी में बोले तो करिकुलम डिसाइड कर देते हैं कि अच्छा इसको हमें सिखाना है, इसे मल्ल युद्ध में अच्छा करना है, इसको गदा युद्ध में अच्छा करना है, इसको धनुर्विद्या में अच्छा करना है, व्हाटएवर, ये चाणक्य नीति में जा सकता है, जो भी हमारी प्रारूप था उस हिसाब से हम कस्टमाइजेशन करा करते थे, सही बताएं तो। पर जैसे जैसे समय बीता, हजारों वर्ष बीते, तो हमें समझ में आने लगा मानव जीवन को कि यार शिक्षा समान अधिकार होना चाहिए, जो वास्तविकता भी है। हम शायद लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। शिक्षा का ही प्रभाव है जो हम शायद आज कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हर मानव का शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए। जब हम इस बदलाव में आए, ये कोई बहुत पुराना बदलाव नहीं है, 200, 300, 400 साल पुराना ही बदलाव है। उसके पहले तो शायद शिक्षा, शायद अपन हमारी राजस्थानी भाषा में बोले तो कुछ ही लोगों की बपोती हुआ करती थी, ज्ञान लेने की क्षमता। आज शायद ये सब तक पहुंच पा रही है। तो जब ये परिवर्तन आया कि हम उस गुरुकुल परिपाटी से शिक्षा सबका अधिकार होना चाहिए, उसमें हम गए, तो हमने देखा कि इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे गुरुजी पढ़ाया करते थे। तो हमने बहुत सारी, आपको शायद पता हो नहीं पता, मैं आपको बताऊं कि 1830 के आसपास हम लोगों ने, 1800 के आसपास पूरे विश्व में बहुत सारी जगह शिक्षा को कैसे देखना चाहिए उस पर बात करी गई। कभी उसको रीजन वाइज तोड़ा गया कि रीजन, इस रीजन के बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, रिलीजन के नाम पे तोड़ा गया, कि हर अलग रिलीजन के नाम पे तोड़ा गया, बहुत सारी परिपाटी करी गई, स्किल वाइज अलग अलग करा गया। बट फाइनली हम एक सिस्टम में सेट हुए जिसे हम डेट ऑफ बर्थ सिस्टम कहते हैं, जो आज हम कर रहे हैं। हम सब लोग इससे अछूते नहीं, हमने सबने क्लास बेस्ड सिस्टम देखा है, फर्स्ट में पढ़े, सेकंड में पढ़े, थर्ड में पढ़े, डेट ऑफ बर्थ, 36 साल का बच्चा इस क्लास में जाएगा, 3 साल का बच्चा इस क्लास में जाएगा। दैट इज क्लास सिस्टम। इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉडल। जो हम पहले करा करते थे मॉनिटोरियल सिस्टम था, अब इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। ये जो मॉडल है, इससे हमने इससे हमने क्लास सिस्टम बना लिया। क्लास में 40 बच्चा, 50 बच्चा, 100 बच्चा, व्हाटएवर इट इज, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, कैटेगरी, कोर्सेज, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। इसमें हमने शिक्षा को स्केलेबल और अफोर्डेबल तो बना लिया, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। स्केलेबल अफोर्डेबल नहीं हुई शिक्षा, जो होनी भी चाहिए थी, सबका अधिकार था वो। बट इसमें एक चीज कहीं खो गई, इस स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी शिक्षा में लाने में। इसमें जो चीज खोई वो थी वो कस्टमाइजेशन जो गुरु करा करते थे किसी भी अध्यापक के लिए। अब हम शिक्षा सबको एक जैसी देते हैं, पर स्केलेबल अफोर्डेबिलिटी भी लानी थी। आज भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं, पर स्वार्थवश करते हैं। कोई भी शिक्षण संस्थान हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हम भी इससे अछूते नहीं, कोचिंग संस्थान भी। हम उसको स्वार्थवश कैसे करते हैं कि हम टॉप 2-4 बच्चों को छांट लेते हैं और उन पे हम पूरा ध्यान देते हैं, उनकी सारी जरूरतों को समझते हैं, उनकी कमियों को ढूंढते हैं, हमें पता है कि हमारा नाम वो करेगा। यूनिवर्सिटी है साहब, अच्छा हमारे 5 बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई, वो शुरुआत में छाट ले गए कि साहब अच्छा ये बच्चे अच्छे जिनमें लायक है, तो उनको कोडिंग भी एक्स्ट्रा सिखा दी, उनको इंग्लिश भी अच्छी सिखा दी, उनको शकुंतला देवी की किताबें भी अच्छे से कर ली। तो बेसिकली दैट इज कस्टमाइजेशन व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ, बट इट इज बायस्ड कस्टमाइजेशन, राइट? So what we believe is we can make education scalable, affordable and customized for every kid. उसकी क्षमताओं के हिसाब से उसके सॉल्यूशन कस्टमाइज होने चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है, क्योंकि मैं आईटी से ग्रेजुएटेड हूं, हमारी खुद की 400 लोगों की करीब टीम है जो सिर्फ आईटी पे काम करती है। वी हैव ऑफिस इन बैंगलोर। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, बिकॉज हमें स्केलेबल भी बनाना, शिक्षा को अफोर्डेबल भी बनाए, व्हाट वी पर्सनली बिलीव कि टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा को कस्टमाइज्ड बनाया जा सकता है, जो आज की तारीख में हम कर रहे हैं। मैं बहुत गर्व के साथ आपको कह सकता हूं कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है, आप जरूर उसका उल्लेख करें। ये मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है, इसलिए नहीं कि हम इसे कर रहे हैं। कोई भी अच्छी चीज अगर किसी भी संस्थान में, किसी भी प्रारूप में, किसी भी प्रांत में हो, तो मैं जो चौथा पिलर जिसको आपको माना जाता है, उसका एक कर्तव्य होता है कि उस अच्छी चीज को सब जगह फैलाएं, ताकि बाकी दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करें। हमने जो मशीन बनाई है, जिसे हम WCPH मशीन बोलते हैं, दैट इज वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग इन AI, दैट मेक श्योर कि एवरी स्टूडेंट व्हेनेवर ही इज कमिंग टू द इंस्टीट्यूट, ही इज गेटिंग अ कस्टमाइज्ड होमवर्क दैट वी कॉल DPP, कस्टमाइज्ड होमवर्क दैट इज बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग इन AI। उसकी जो भी सब टॉपिक लेवल पे कमियां हैं, उसके हिसाब से उसका होमवर्क आता है। और ये हर एवरेज स्टूडेंट के लिए है। अगर एवरेज बच्चा है तो उससे जस्ट ऊपर लेवल के सवाल आएंगे मशीन लर्निंग और AI लगकर। टॉपर है तो उसके हिसाब से आएंगे, जिस एरिया में वो वीक है उसके हिसाब से
आएंगे। ये शुरुआत हमने कर दी है, इट इज वन ऑफ द काइंड। पूरे विश्व में भी ऐसी मशीन कहीं पे भी नहीं बनी है। आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, उसका उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूं। इसी वजह से मोशन का ध्येय ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम टॉप रैंक्स पे फोकस नहीं करते। हमारा ध्येय ये रहता है कि हम जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पे आ रहा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, या अपन ऐसा मान सकते हैं कि उसका स्तर अगर आज यहाँ है तो जब संस्थान से बाहर निकले तो उसका ज्ञान का स्तर बहुत बड़ा हुआ होना चाहिए। कोई हर बच्चा टॉप 10 या टॉप 100 में लाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है, पर अगर वो अच्छे कॉलेज में पहुंचता है जहां पे उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जीवन को बदल सकता है, अपने देश के जीवन को बदल सकता है, अपने प्रांत के जीवन को बदल सकता है और अपने परिवार के जीवन को बदल सकता है। इसी प्रक्रिया के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे ही फोकस करते हैं। रही बात चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ बहुत ही प्यारा शहर है। मैं दूसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ, आप सभी लोगों को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ, शायद आप लोग रोज रहते होंगे तो आप इसकी हो सकता है कि महत्ता को नहीं समझते होंगे, पर जो दूसरे शहर से लोग आते हैं वो इसकी महत्ता को समझ पाते हैं। बहुत सिस्टमेटिक आपके सेक्टर हैं। आप सभी लोग जो शायद इसके बनने में जिनका योगदान रहा होगा, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप ऐसे शहर में रहने का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है। और हमारा भी सौभाग्य है कि हम चंडीगढ़ शहर में अपने सेंटर को लेके आ रहे हैं, जिसमें मुकुल जी और उनके फादर दोनों हमारे यहाँ के सेंटर डायरेक्टर्स हैं जो इस पूरे कर्तव्य को यहाँ पे निभाएंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी हम कोटा में कर रहे हैं, जिस पेडागोजी की वजह से हमारे यहाँ पे इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, वो पूरी की पूरी पेडागोजी हम कोटा की यहाँ पे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कटिबद्ध हैं कि वो हम आपको करके बताएंगे। फिर से एक बार आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अगर कोई भी प्रश्न हो तो उनका उत्तर देना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो क्या कारण रही, 15-16 साल लग गया आपको चंडीगढ़ आने में, और कितनी स्ट्रेंथ कितनी क्या हुआ कोटा में आपके जो बच्चे हैं? पूरे देश में करीब हम 51,000 बच्चे पढ़ाते हैं। कोटा में हमारे क्लासरूम में करीब 22,000 बच्चे रहते हैं और अक्रॉस नेशन बहुत सारे सेंटर्स हैं। क्यों 16 साल लगे सर? व्हाट आई बिलीव कि अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सपेंड करने पे क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है तो ऐसे एक्सपेंशन का कोई मतलब। फूड पांडा आया सर 2012 में, उनको फंडिंग हुई जब जम के, उन्होंने 45 देशों में अपने आप को एक्सपेंड करा। आज फूड पांडा को हम लोग नहीं जानते। सो द एक्सपेंशन विदाउट क्वालिटी डजंट मेक एनी सेंस। जब तक हमें नहीं लगा कि हम उस शहर में जाकर अपने दायित्व को अच्छे से निभा सकते हैं, प्रोडक्ट्स को स्केलेबल बना सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो कोटा में पढ़ाया जा रहा है उसी पूरी पेडागोजी को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत रूप से एमडी होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने शहरों में हो गए, इतने शहरों में हो गए, किसको अच्छा नहीं लगता है। बट अगर वो क्वालिटी के डिटोरिएशन से आए तो मुझे लगता है फिर ऐसे एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा कि अब ये सही समय है जब हम संस्थान को एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने सारी चीजें ऐसी बनाई है, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे कोटा में 12 कैंपसेस हैं। 12 कैंपसेस में हम ये इंश्योर करते हैं कि जैसे कोटा का सेंट्रल सिस्टम से कोई दूसरा कोटा का सेंटर चल रहा है वैसे ही चंडीगढ़ भी चलेगा। हमारे लिए उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोटा में है, चंडीगढ़ में है, या जाहिर सी बात है ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट इसमें है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम कर रहे होते हैं। ऐप के माध्यम से ले लीजिए, टीचर के फीडबैक सिस्टम्स को ले लीजिए, हमारे इंटरनल ईआरपी सिस्टम्स हैं, हमारे लीड स्क्वायर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो सब कुछ स्केलेबल है, सब कुछ क्लाउड पे है। हमारी ऐप इन हाउस बिल्ट है, हमारी मशीन लर्निंग हमारे इन हाउस बिल्ट है। वी हैव नॉट आउटसोर्स एनी सिंगल टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी अदर पर्सन। व्हाई वी हैव डन दैट? बिकॉज वी बिलीव कि टेक्नोलॉजी का भी ऐसा ही है कि आप घर खुद का अगर हो तो उसमें छोटी छोटी मुराल्स आप दूसरे से ला सकते हो, बट अगर घर किसी और का हो तो डेटा लेने के लिए बहुत दिक्कत आती है। ये टेक्नोलॉजी की भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका घर खुद का हो तो आप हो सकता है हाँ भाई हम झूमर कहीं और से लेके आए। ऐसे टेक्नोलॉजी का बेस आपका खुद का होना चाहिए, तभी आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग उसमें लगा सकते हैं, विच वी हैव डन। अब छोटी मोटी अपने कोई चीज लेनी है तो ठीक है, उनसे एपीआई कॉल करी और अपन ने काम कर लिया, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट घर हमारा खुद का है। दैट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो एक मानसिक तनाव बहुत रहते हैं बच्चों में, क्या कारण रहते हैं? देखिए, मानसिक तनाव कई बार मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शिक्षण संस्थान के नाते हमारी मानसिक तनाव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी है और हम मानते हैं कि उसे हमें निभाना भी चाहिए। पर मानसिक तनाव, मेंटल हेल्थ इज अ वर्ल्ड इशू नाउ। इट इज नॉट अ इशू व्हिच इज अमंग ओनली द किड्स एंड द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडीइंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इट इज हैपनिंग टू आईआईटीज, आईआईएम्स, मेडिकल कॉलेजेस, इट इज हैपनिंग टू नॉर्मल पीपल। कोरोना के बाद हमने बहुत सारा उसको देखा है। इसका व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे बोलूं तो कई बार पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है। मैं थोड़ा सा शिक्षण संस्थाओं, जो शिक्षण प्रणाली है उसको भी थोड़ा बदलाव में लाना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं जो हो सकता है उम्र में मेरे बराबर के हो या मुझसे बड़े भी हों। उन सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूँ हमारी शिक्षण प्रणाली कैसे हुई। हमें टीचर डांटता भी था, मारता भी था और हम पढ़ते भी थे। हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। अब हमने क्या करा है सर कि
हमें टीचर डांटता ना, हमें स्ट्रेस लेने की आदत थोड़ी थोड़ी, मैं जनरली स्ट्रेस वर्ड को नेगेटिव रूप में लिया जाता है। स्ट्रेस, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस की डोजेस इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव अ पर्सन, वो चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे K-12 से वो स्ट्रेस की पैरामीटर को हटाते जा रहे हैं ना। हमारे टीचर डांटता है, मैं अपने स्कूल की बात बताता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके स्कूल में मैं जाता हूँ तो फिर टीचर बोलते हैं हमेशा, ओ योर वर्ड इज सो नाइस, इज सो ब्रिलियंट। मैंने कहा बच्चा तो मेरा ही है, मैं जानता हूँ कैसा है। हमारे कभी नहीं बोलते थे, हम जाते थे, पिताजी को बोलते भैया नालायक है, पढ़ता नहीं है मैथ्स में। हमने उसे फेक मोटिवेशन देना चालू कर दिया स्कूल में, जिसका मैं बहुत पक्षधर नहीं हूं, उसकी वास्तविक स्थिति, और प्राइवेट स्कूल में हमारे शायद ये ज्यादा हो रहा है। मैं मानता हूं कि मोटिवेशन होना चाहिए, पर उसे वास्तविक स्थिति भी पता होनी चाहिए। तो उसे झटका तब लगता है जब वो वास्तविक वर्ल्ड में आता है। K-12 एजुकेशन तो उसकी बहुत बढ़िया पार हो गई, 10वीं में भी सब पढ़ा के हम सबको 90% के ऊपर कितने सारे बच्चे आते हैं। हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे हम 60% के ऊपर कितने से न्यूज़पेपर में बच्चे आया करते थे, आप सब लोग जानते हैं इसको, है ना। 3rd डिवीजन पास हो जाता था, सोचते अरे वाह साहब छोरा पास तो हो गया। सो वो प्रणाली में हमने कर दिया। पर इसका एक बात समझिए, जब हमारी प्रणाली, जब हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस झेला करते थे, तब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे कम बैठते थे, वहां का स्ट्रेस कम था। हमने प्रणाली को पलट दिया है। क्या हमारे देश से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हटाया जा सकता है? नहीं, 100% नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि हमारे देश की संख्या और हमारी ताकत है। आज की तारीख में हमारे IIT से निकले हुए बच्चे, हमारे MBBS करे हुए डॉक्टर्स, हमारे IIM से करे हुए ग्रेजुएट्स, US, कनाडा सब जगह पे हैं। 36% लोगों की स्टेक हम नासा में भी रखते हैं। इसरो हमारा इतना अच्छा कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, विच इज रिक्वायर्ड, तभी हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। बट साथ ही साथ हमने K-12 एजुकेशन को बहुत माइल्ड कर दिया है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत बढ़ गए। तो बच्चों को जैसे वो K-12 एजुकेशन से एकदम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाता है, उसे वो स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा हुआ लगता है। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो हमारी पहले वाली प्रणाली थी, वो कुछ हद तक, मैं मानो उसमें खामियां थी। खामियां किसमें नहीं होती साहब? हर व्यक्ति, संस्थान, शहर, देश, सब में खामियां होती है। हमारी पहले वाली प्रणाली में भी खामियां थी, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। बट उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी। जब बच्चों को फेक मोटिवेशन नहीं दिया जाता था, वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे बताया जाता था, आसानी से उसे नंबर नहीं मिलते थे। क्योंकि आज नहीं कल नहीं उसे रियल वर्ल्ड में तो आना ही है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा तो व्यापार करेगा, तब भी कॉम्पिटिशन उसे महसूस होगा। मैं नहीं कह रहा हूं इट इज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ओनली, इट इज अबाउट द रियल वर्ल्ड। व्हेन ही और शी विल जंप इनटू द रियल वर्ल्ड, ही हैज टू फेस द कॉम्पिटिशन एंड ही हैज टू फेस लाइट स्ट्रेस। तो मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ऐसी चीज है जिसपे मैं शायद शोध करता नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि ये शोध का विषय है जिसमें हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और हमारे शहर के लिए भी एक बड़ी चुनौती है जिसे हमने स्वीकारा भी है और हम इस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि मोशन में ऐसी कोई भी बात ना हो। हमारे सेल्स बने हुए हैं, वेलफेयर सेल्स हैं, बच्चे के लिए हमने ऐप्स पे बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर डूइंग। एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, बट हमारा इस पर ध्यान है और हम और ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक मेरा सवाल है जी। वीडियो देखा, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हो, स्कूल भी आया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपने उस पर की होगी? बिल्कुल करी है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, पर कुछ जो मुझे झलक लगी, उसके 4 पिलर्स बनाए गए, इक्वलिटी और इस तरीके से 4 पिलर बनाए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें कुछ झलक हमने यूएस की दे दी है। अच्छा। उसके कुछ पैरामीटर्स पे मैं व्यक्तिगत सहमत नहीं हूँ, बहुत अच्छे पैरामीटर्स भी उसमें हमने जैसे बात करी कि हम फ्रीडम दे रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद वो बहुत सारे चुनाव कर सकता है। यूएस में आप समझिए कि बच्चे को है ना 6th, 7th, 8th से ही पता होता है कि कितने तरह के फील्ड हैं। आप बात समझिए कि हमने उससे, ये तो बोले तुम कुछ भी ले सकते हो, पर समस्या इस जगह है कि हमारे गांव के बच्चे को पता ही नहीं है कि कितने विकल्प हैं। आप विकल्प उसको दीजिए। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि मैं जब पहली बार 5 स्टार होटल में गया और बुफे में गया, ये 10 साल 15 साल पुरानी बात होगी। मध्यवर्गीय परिवार 5 स्टार होटल में कभी जाता नहीं है साहब। तो जब मैं पहली बार 5 स्टार होटल में गया और मैं ब्रेकफास्ट में गया, तो वहां पे 500 तरह के पकवान रखे होंगे। पहले तो मेरे लिए छांटना मुश्किल था कि कौन सा नॉन वेज है कौन सा वेज है, चलिए वो कैसे भी करके छांट लिया। फिर भी वेज में मैंने वो खाना खाया, विकल्प बहुत थे साहब, पर मैंने वो वेज में खाना खाया जो मेरी पसंद का ही नहीं था। एक तो लोगों को देखकर दूसरे आसपास पता नहीं क्या खा रहे हैं, अपने को भी खाना है। मैंने वो पहली बार एक जुनून था कि हाँ 5 स्टार होटल में गए, अपन ने खाना खाया, अपन ब्रेकफास्ट में गए, पर मैंने अपने मन का खाना नहीं खाया। बहुत सारे विकल्प ने मुझे फायदा नहीं पहुंचा। यार मुझे बताइए तो सही विकल्प क्या क्या है। मैं कह रहा हूं अगर उनकी प्रणाली हमें अपनानी है तो हमारा नीचे का सिस्टम भी उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है। मैं कह रहा हूं उसकी सोच अच्छी है, उसकी सोल अच्छी है, पर उसे ग्राउंड तक इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें शायद अभी और काम करने की आवश्यकता है।
वो देनी चाहिए, देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जो टॉप 10 टॉप 100 निकलते हैं उसमें कोचिंग का रोल 20% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। मतलब जाहिर सी बात है, कुछ IQ तेज होता है कुछ बच्चों का, दे आर गॉड गिफ्टेड। हमारे आज से 5-6 साल पहले एक अदिति, उसकी 6th रैंक आई है, नो दैट, वो ऑनलाइन ही पढ़ी पूरा, उसे एक बार पढ़ते ही याद हो जाता था, राइट। बट दैट डजंट मैटर कि ये सिर्फ रैंक की कोई मैटर करती है। जो एवरेज बच्चा है, जो कर्मठ है, उसमें कोचिंग का रोल 50% होता है। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। देखिए, बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। हम बच्चों को एक बात बोलते हैं, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास कोई जादू की चढ़ी नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी मैजिक स्टिक कि हम कुछ भी करेंगे और बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। हम कोई गारंटी लेते हैं ना, हम इस मंच से कोई ऐसी बात बोल रहे हैं। हमारा कर्तव्य है, 3 लोगों के कर्तव्य होते हैं किसी बच्चे की सफलता में। उसके परिवार का कर्तव्य, जो शायद वो लोग निभाते हैं तभी वो हमारे तक पहुंचते हैं। बच्चे का कर्तव्य उसे रोज पढ़ना है, जो हम बता रहे हैं वो उसे पढ़ना है, कर्मठता के साथ पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है। हमारा कर्तव्य अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, कस्टमाइज सॉल्यूशन देना, ये हमारा कर्तव्य है। पर क्या हम सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं? नहीं। ऐसा कोई हमें ना भ्रम है, ना हम ऐसा कोई भ्रम फैलाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, बट मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में बोलना चाहूंगा कि हमारे सेगमेंट में सबसे बेस्ट तरह पढ़ाई जो हो सकती है वो ऑफलाइन प्लस टेक्नोलॉजी के मिक्स से हो सकती है। सच्चाई है। अच्छा, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन विच इज द राइट मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट नीचे लेवल पे आता है 100% ऑनलाइन। हमारे सेगमेंट में क्या है कि ये बच्चा होता है टीनेजर, तो इसको 100% डिसिप्लिन रखने के लिए क्लासेस की आवश्यकता होती है। बट अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो ऑनलाइन लीजिए। उसको हम एक ही बात बोलते हैं, बेटा तेरे को बस डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि 12 घंटे अकेले डिसिप्लिन रहना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी जो गांव में बैठे हैं उनके लिए कोर्सेज हैं, 1500 रुपए के भी कोर्स है। हमारा एक अमृत कोर्स आता है 1500 रुपए का, उसको हमने लॉन्च इसलिए कराया सर कि 1500 रुपए में उसको सारे लेक्चर्स दे देते हैं जो हम कोटा में पढ़ाते हैं। सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हैं। जाहिर सी बात है कि उसे खुद को डिसिप्लिन रखना होता है। भाई मोबाइल क्या है सर, जब आप क्लास में जाते हैं ना, अनुशासन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है बहुत सारे हमारे मित्रगण बैठे हैं, और अगर सोचिए यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और मैं शिक्षक हूँ, तो कोई भी बच्चा को कम भी समझ में आ रहा होगा तो भी उठ के नहीं जा सकता है। मोबाइल पे कुछ नहीं समझ में आगे, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मिसिंग होता है, राइट। तो वो मोबाइल में कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है। हम बच्चों को बोलते हैं अनुशासन आपको रखना पड़ेगा। अगर वो रख लोगे तो फिर ये भी उतना ही कारगर है जितना क्लासरूम कारगर है। बट ये भी सच्चाई कि 90% बच्चे उसको, ये उनके लिए तो चल जाता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे के उनके कोर्सेज हैं, उनको तो वो कर पाते हैं, बाकी सब जगह नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट 34 में जहां आ पाए, आप उनसे कैसे डिफरेंट करें? मैंने आपको यही बोला कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे सिलेक्शन करने का मुश्किल हो रहा है, किस में जाएं किस में ना जाएं। मैं आपको इसके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात, हमारी कोर्स सिर्फ शिक्षा है। मैं खुद एक शिक्षाविद हूँ। बड़े बड़े ब्रांड्स मैक्सिमम इन्वेस्टेड हैं, उनका सिर्फ पैसा चर्न करने का पर्पज है, उससे सोल में डिफरेंस आता है। दूसरी बात, वी नॉट ओनली फोकस ओनली इन टॉप रैंक्स कि हम टॉप 10 में आ गए, टॉप 100 में आ गए। वी फोकस इज कि हमारा हर बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए। थर्ड, हम उसके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस लेके आने, जिस मशीन के बारे में मैंने आपको बताया। यू विल नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन एनीवेयर, आई कैन गारंटी इट, कि ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहां पे हर बच्चे का होमवर्क डिफरेंट आता हो। सो दीज आर पॉइंट्स। और मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, ठीक है, मार्क टेलर करके एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने यूएस में जब वो हुए तो उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, तो उनसे यही पूछा गया जो आपने प्रश्न पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे, सबके पास 500 कारें हैं। तो उन्होंने बोला कि 500 कारें हैं, 1000 कारें हैं दूसरे पास, मेरे पास 7 कारें हैं, पर वो जिस चीज़ में मुझे नहीं हरा सकते वो है कस्टमर केयर। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, जिस चीज़ में लोग हमें नहीं हरा सकते वो है बच्चे से प्रेम, असली शिक्षा से प्रेम। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एसेट वी हैव। साइंस बेस्ड एजुकेशन में लड़के और लड़कियों का क्या रेशियो रहती है? आईआईटी में अगर आप देखेंगे तो लड़कियां कम हैं। ये दुर्भाग्यवश है कि आईआईटी में सिलेक्शन की मात्रा और एक्सपीरियंस जो लड़कियां रहती है वो कम है। धीरे धीरे बढ़ रही हैं समय के साथ, पर ये लगभग बराबर होती है मेडिकल। तो मेडिकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं हमारी, क्योंकि हम उस विचारधारा से हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बनी हुई है कि इंजीनियर मतलब सिविल इंजीनियर जो हेड लगा के जाएगा कंपनी में जाएगा, दैट बैरियर अभी तक हमने उसको क्रॉस नहीं करा है। तो इंजीनियरिंग मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैथ्स स्ट्रीम में, जैसे चंडीगढ़ जैसा शहर है, वहाँ पे लड़के लड़कियों में कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती कि साइंस लेनी तो ले लीजिए, या मतलब बायो लेनी तो ले लीजिए, मैथ्स लेनी तो ले लीजिए, इतनी दिक्कत नहीं आती। बट अभी भी गाँव में कई जगह विचारधारा ऐसी है कि यार लड़कियों को तो डॉक्टरी में जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो धीरे धीरे बदल रहा है। फैकल्टी है जो कोटा से आएगी पढ़ाने, ये कोटा से आएंगी, कुछ ट्रेन फैकल्टीज आएंगी हमारे ही सेंटर से। तो बेसिकली ये सब एक्सपीरियंस फैकल्टीज ही आएंगी। सो ये वो लोग होंगे जो हमारी पेडागोजी से अलाइंड होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा स्टडी मटेरियल वहीं से आता है। हमारी पूरी जो स्मार्ट बोर्ड है, हमारा पूरा कंटेंट वहीं पे बना हुआ है। टीचर को उसी कंटेंट को लेकर, एनिमेटेड कंटेंट है वो, टीचर को उसी को हमारे स्मार्ट टीवीज पे पढ़ाना होता है। उससे फायदा होता है कि एक तो टीचर कुछ स्किप नहीं करता है, कंट्रोल वे में पढ़ाता है,
और उसे पता होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कुछ भी भूलने का तरीका नहीं रहता है उसमें। सर बच्चे की सिलेक्शन कैसे करें? मतलब बच्चे का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में बच्चे ने एडमिशन लेनी, उसका कोई क्राइटेरिया रखा होगा? हमारे यहाँ पे उसके लिए 2-3 स्कॉलरशिप टेस्ट भी हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट भी है, जो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, उन्हें हम मोस्ट और MTSC बोलते हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहे वो मोस्ट दे सकते हैं, उनके बेसिस पर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। जाहिर सी बात है, ये एक प्रक्रिया है जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, करना पड़ता है ना। तो इट इज पार्ट ऑफ द गेम, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो मोस्ट हम उसे बोलते हैं, उस पर स्कॉलरशिप टेस्ट भी है और आप ऐसा समझ लीजिए सिलेक्शन टेस्ट भी है। सर कोटा का जैसे आपने मुद्दा है, तो उसके लिए ऐसा, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसकी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है एजुकेशन का बहुत एजुकेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है, लेकिन जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं कि आप डायरेक्टली किसी के कंट्रोल में नहीं आते। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी आखिरी जो आपका वक्तव्य था उससे चालू करना चाहता हूँ कि हम डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं आते। आप कोटा के देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे हम पे बहुत लगाम कस रखी है। हर 5वें दिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, कलेक्टर से ड्रिवन, मुख्यमंत्री से ड्रिवन, जो राजस्थान सरकार है, हम हाईली ड्रिवन है उनसे। हमारे पास आप ये मान के चलिए कम से भी कम 200 गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। 200 गाइडलाइंस किसी भी समय एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारी कोचिंग पे आके चेक कर सकते हैं जो भी उनकी गाइडलाइंस है। पहली बात, क्या हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, शिक्षाविद के नाते लेनी चाहिए, शिक्षक के नाते लेनी चाहिए। मैं इस बात से अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहता, बट जिस मात्रा में कोटा में सब में संख्या में बच्चे हैं और जिस मात्रा में सुसाइड हुई है, वो परसेंटेज कोई देश की परसेंटेज से एग्जॉर्बेंटली हाई नहीं है। वाई मीडिया स्टैंडर्ड नंबर बहुत है, सिर्फ ये नहीं मैं बोल रही कि देश में, पूरे देश में कोटा में सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन एक आंकड़ा है जो हमें दिख रहा है साफ साफ। बिल्कुल दिख रहा है, वो सभी शहरों में, IITs में भी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट। मैं चाहता हूँ हमारा शहर ऐसा बने कि जो आपने 23 का आंकड़ा लिया, 17 साल में हमारे यहाँ से एक ही अप्रिय घटना ऐसी हुई है आज तक। पर ये कोई ब्रैक करने वाली चीज नहीं है कि हमारे यहाँ पे नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ एक भी क्यों ही है, या पूरे शहर से 0 होनी चाहिए। पहली बात, ये परसेंटेज ज्यादा कोई देश से कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है। क्या इसके लिए हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम सरकार भी हमसे करा रही है, हम भी कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ, मैंने व्यक्तिगत रूप से जो देखा है, कोरोना के बाद बच्चों की स्ट्रेस लेने की क्षमता काफी कम हो गई है। मीडिया पर्सन से मेरी व्यक्तिगत हमेशा अनुरोध रहता है कि इस मामले में थोड़ा हाईलाइट हमें ज्यादा करा गया है। हमसे कोई त्रुटि हुई है तो माफी करिए, पर शहर की अच्छाई भी दिखाइए। शहर आप आइए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वहाँ पे आप पधारिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। आप शहर को जानेंगे बहुत करीब से तो आप देखेंगे कि वाकई वहाँ पे बहुत काम हो रहा है। मैं मानता हूँ ये कुरीति है या मान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिससे हमें लड़ना चाहिए, लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम पूरा पैरामीटर्स आपको बताएंगे हम इस पे किस पे काम कर रहे हैं। आप हमारी ऐप पे जाएंगे तो साइकोलॉजिस्ट से बनी हुई ऐप्स हैं, हमें पता लगने लगता है कि कौन सा बच्चा डिप हो रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस डिप होती है, उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। जो बच्चे क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, हमने हमारे यहाँ की बायोमेट्रिक मशीन्स को हॉस्टल्स में इंटीग्रेट कर लिया है। अगले साल से हमारे यहाँ के सारे बच्चों को हॉस्टल को मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा इतनी बजे आने वाला था और नहीं है। दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम व्हिच वी आर बिल्डिंग। तो प्रयास चल रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो जो ये सवाल है इसका उत्तर देने की हमें शायद 2 साल बाद 3 साल बाद जरूरत नहीं पड़े, बट हम जिम्मेदारी लेते हैं और इस पर कार्य करेंगे, आपसे वादा करें। सर एक और सवाल है, जैसे आपने बताया कि हर एक बच्चे को